हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपका आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th, जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है जीवों में विविधता, और उसका आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 12। लग रहा होगा आपको बहुत बड़ा है, लेकिन इसीलिए हम थोड़ा इसको छोटे फॉर्म में, छोटी छोटी क्लासेस के फॉर्म में पढ़ रहे हैं ताकि आप पे थोड़ा सा लोड नहीं आए। और ये सोच लीजिए कि ये तो बहुत छोटा है, जब आप इसको क्लास 11th में पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है एक तरह से। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संघ मोलस्का, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा और एक और टॉपिक जो है प्रोटोकोर्डेटा। प्रोटोकोर्डेटा को हम संघ इसलिए नहीं कहते क्योंकि जब आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इसके ऊपर एक और संघ है कॉर्डेटा, और उसके अंतर्गत प्रोटोकोर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, साइक्लोमेटा, ये सब वर्टिब्रेटा और ये सब आते हैं। इसलिए आपकी बुक में क्योंकि संघ वंग नहीं दे रखा है, बिल्कुल सब एक टॉपिक बना के दे रखा है, इसलिए मैंने फिर इसको एज अ टॉपिक ही प्रदर्शित किया। उतना डिटेल आपको इस क्लास में बताया नहीं गया है। चलिए मोलस्का से शुरू करते हैं। मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट। मॉल का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट बॉडी। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन यहाँ पे हम लिविंग थिंग्स देखेंगे, इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, बिल्कुल सिल्क की जैसी। लेकिन क्योंकि ये प्रकृति है, बहुत जालिम है, तो इनको जो है क्या करना पड़ेगा, उस सॉफ्ट बॉडी को बचाने के लिए इनको भगवान ने एक वरदान दिया हुआ है कि इनके ऊपर एक कवच पाया जाता है ना। पुरानी जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स होते थे उनमें होते थे ना, कवच दिया जाता है। तो इनमें एक कवच बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो इनकी सॉफ्ट बॉडी को संभाल के रखता है, इस प्रकृति की जालिम दुनिया से बचा के रखता है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं मुख्य लक्षणों की, क्या क्या कैरेक्टर है इनमें। इनमें जो है, इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। मतलब बॉडी जो है वो कैसी है? द्विपार्श्व सममित है। द्विपार्श्व सममित बहुत बार आ गया है, यानी कि बीच के कट से काटने पे बॉडी जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। लेकिन सब में ऐसा नहीं होता, सब में नहीं देख पाएंगे आप। किसी की कोई असममित भी होता है ना। कहीं जैसे आप देखेंगे पाइला, अगर देखेंगे ऐसा कुछ होता है। पाइला आपने देखा भी हो शायद कहीं रेती में पड़ा हुआ। ये पाइला बहुत बड़ा है, रेती में तो नहीं देखा होगा आपने। ऐसा होता है। ये द्विपार्श्व सममित नहीं है, लेकिन अधिकांश हम कह सकते हैं कि कैसे हैं, बाइलेटरल सिमेट्री वाले हैं। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। ठीक है, देह गुहा कैसी है इनकी? बहुत कम है, ज्यादा इनमें कैविटी वगैरह नहीं है, क्योंकि छोटे से होते हैं, सब कुछ उसी के अंदर भरा हुआ था, तो बॉडी कैविटी बहुत छोटी है इनकी। तथा शरीर में विखंडन होता है, मतलब बॉडी सेगमेंटेड है, मतलब इनमें भी एक सर जैसा कुछ होगा, फिर नीचे जो है बॉडी होगा। ठीक है, कवच होगा, जिसको हम जनरली जो है वो मेंटल जैसी चीजें बुलाते हैं। ठीक है, फूट होगा, पाद होगा। जैसे इसमें यहाँ पे मैं बताऊं तो ये आपका इसका पाद है, यानी कि फुट। ठीक है, तो हेड, फुट जैसी इनमें विखंडन पाया जाता है। अधिकांश मॉलस्क जंतुओं में कवच पाया जाता है, जो कि मैंने कहा कि इनके ऊपर कवच होता है। जैसा कि ये जो है दिख रहा है, ये आपको कवच है। एनिमल तो इसके अंदर है, जो बॉडी सॉफ्ट बॉडी वाला है। ठीक है, और कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, का बना होता है। जनरली सिलिका का भी होता है, लेकिन मैक्सिममली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इनमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचनाएं पाई जाती है। खुला परिसंचरण तंत्र भी बहुत बार आ गया है, एक ऐसा सिस्टम जिनमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता हमारी तरह। जैसे हमारा ब्लड जो है वो नसों में बहता है, इनका ऐसा नहीं बहता। इनका खुला परिसंचरण तंत्र है, मतलब ब्लड पूरी बॉडी में घूमता रहता है। उसके पास कोई ऐसी नलियां नहीं है हमारे जैसी, नसें नहीं है उसमें, है ना। और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जो भी ऑर्गन है इसके अंतर्गत अंग है, वो सब डूबे रहते हैं ब्लड के अंदर। हमारे इसमें ब्लड में डूबे नहीं रहते। हमारे अंग जो है वो क्या होते हैं, मान लो इस पे ब्लड वेसल्स ऐसे चिपकी हुई रहती है, रुधिर वाहिका है। इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें एक गुहा होती है, उसमें सारा ब्लड भरा होता है, उस ब्लड के अंदर सारे ऑर्गन्स ऐसे तैरते रहते हैं, उस टाइप से। ठीक है, इसलिए उसको खुला संवहनी तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो,
स्नेल जो आपने जरूर देखा होगा, घोघा जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। स्नेल बारिश के दिनों में निकलता है, आप जैसे इसको टच करते हैं तो ये अंदर चला जाता है ना, और फिर ये आपको सिर्फ सीप दिखती है। इसकी बॉडी आप देखेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट सी होती है ना, बिल्कुल ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी, और जैसे जैसे ये जाता है लाइन बनती जाती है इसके पीछे पीछे, ये आगे आगे चलेगा ऐसे, ये आगे आगे चलता जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गीली सी एक लाइन बनाता जाता है, क्योंकि म्यूकस सिक्रीट करता रहता है ये। ऐसे ही ये भी आपने बहुत देखा होगा, और रेती में आपने बहुत सारे शंख और ये भी देखे होंगे। ये सब क्या है, ये मोलस्का के प्राणी है, लेकिन ये ऊपर इसके खोल बना हुआ है, कवच बना हुआ है ये। और इस कवच के अंदर ही ये ऐसा कवच है, ये अगर हम मान लो इस कवच को खोल दें ऐसे, तो यहाँ पे जो है आपको प्राणी दिखेगा, इधर यहाँ पे ऐसे रहता है। और कई कंट्रीज में इसको खाया भी जाता है, आपने देखा हो, कई प्लेट वेट में सजा के लेके आते हैं। ऑयस्टर है वैसे ये, ठीक है, सीप जिसको हम कहते हैं। और इसी सीप से क्या बनता है, मोती बनता है। कई बच्चों ने अगर मेरा वो मोती वाला कि मोती कहाँ से मिलते हैं वो वीडियो देखा हो तो उनको पता हो कि ये ऑयस्टर है। सारे ऑयस्टर से मोती नहीं निकलता, पर्ल ऑयस्टर होते हैं जनरली, उनसे जो है वो क्या निकलते हैं, मोती। जो आप ओरिजिनल मोती की बात करते हैं वो इनसे ही हमें मिलते हैं। फिर है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब होता है कांटे, ठीक है, और डर्मेटा का मतलब चर्म, यानी कि उसकी त्वचा, त्वचा पे कांटे हैं इनके। मुख्य लक्षण क्या क्या है, ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ होता है कांटे या जाहक। जाहक किसको कहते हैं, हैजहोग को। हैजहोग क्या है, आपने ऐसा जानवर सुना है जिसके बॉडी पे ऐसे कांटे होते हैं, है ना, जिसको जोहू चूहा भी कहते हैं। वो कहते हैं कि उसको गुस्सा आता है तो वो तीर छोड़ता है, ऐसा ऐसे ही उसकी वो होती है, और यहाँ से ऐसे ऐसे कांटे निकले होते हैं। ये इसमें आता नहीं है इकाइनोडर्मेटा में, लेकिन इसको वहां पे ग्रीक में इकाइनोस कहते हैं इस जानवर को। तो भाई ये इस जानवर के कांटे हैं इसलिए इसको इकाइनोस कहते हैं, और इन इकाइनोडर्मेटा में भी कांटे थे, इसीलिए इस संघ को क्या नाम दे दिया, इकाइनोडर्मेटा नाम दे दिया, क्योंकि इनमें इसके जो एनिमल है उनमें भी कांटे जैसी संरचना है। ये इसमें नहीं आता है ना, ये इकाइनोडर्मेटा में नहीं आता है झोंक, ठीक है, लेकिन उसके नाम पे दिया हुआ है। ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ होता है कांटे यानी जाहक, और डर्मा का अर्थ होता है त्वचा। अतः इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छिद्य होती है। इनके बॉडी पे आपको छोटे छोटे स्पाइन्स मिलेंगे, कांटे मिलेंगे, ठीक है। ये मुक्त समुद्री जंतु होते हैं, ठीक। जंतु कैसे हैं भाई, ये समुद्री, ज्यादातर आपको कहाँ पे मिलेंगे, सी में, सी वाटर में, मरीन वाटर में मिलेंगे। ये देह गुहायुक्त त्रिकोरकीय होते हैं, मतलब कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों चर्म पाई जाएगी इनमें, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो इनके चलन में सहायक होता है। इनमें एक क्या पाया जाता है, जल संवहन नाल। क्या होता है ये, जैसे हम इसका एग्जाम्पल दिख ही रहा है आपको, स्टार फिश है, जैसे स्टार फिश की बात कर लेते हैं, ये स्टार फिश है। इनके अंदर क्या होता है, एक ट्यूब सिस्टम होता है। नाल का मतलब क्या होता है, ट्यूब, है ना, वाटर वस्कुलर ट्यूब सिस्टम होता है इनमें। ऐसी इनमें ट्यूब्स होती है सीधे कोने से लेकर सारी भुजाओं में। जैसे ये अगर हम इसकी बात करें स्टार फिश की, तो ऐसे ट्यूब्स होती है इसमें, ठीक। इन ट्यूब में से कुछ ऐसी संरचनाएं भी बाहर निकली होती है, बाहर इन द सेंस अंदर की तरफ, बाहर तो मैं बनाने के लिए बना रही हूँ, ये सब अंदर है इसके। अब क्या होता है, पानी जो है यहां से जाता है अंदर और सारी भुजाओं में जाता है, और फिर ये जो छोटे छोटे आपको पाइप जैसी संरचना दिख रही है वहां से निकल जाता है, यहां से जाता है और सब में अंदर जाके जो जो जैसे फव्वारे में से पानी निकलता है वैसे निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है, बहुत काम की चीज है। पहला तो इनके चलन में, भाई ये तैर रहे हैं समुद्र में, तो तैरने में क्या होता है, वो पानी जो आता है वो नीचे ऐसे निकलता है तो इनको प्रेशर मिलता है, जैसे रॉकेट को नहीं मिलता नीचे से धुआं, आपने देखा हो नीचे प्रेशर लगता है तभी तो रॉकेट ऊपर जाता है, ऐसे ये पानी को प्रेशर से निकालते हैं तो ये ऊपर की तरफ आते हैं। दूसरा, इनमें जो ऑक्सीजन है,
है ना, उसका श्वसन का जो लेना देना है, खाने पीने की चीजों को अंदर लेना है, बाहर निकालना है, उत्सर्जी पदार्थ, ये सब कुछ इस नाल तंत्र के द्वारा होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलन में भी सहायक है ये और बाकी काम भी करता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। दिख ही रहा है आपको, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, ये सी अर्चिन है, इसके ये दिख रहे हैं आपको बड़े बड़े से कांटे, ये कांटे भी हैं और ये किसके बने हुए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ऐसे ही अगर आपने स्टार फिश देखी है तो स्टार फिश सॉफ्ट नहीं होती, उस पे भी कांटे होते हैं, यहाँ पे आपको व्हाइट व्हाइट से दिख रहे होंगे, ऐसे इस पे भी कांटे होते हैं और हार्ड होती है। कभी आपने किसी स्कूल लैब के अंदर पड़ी हुई देखी हो, है ना, तो बहुत ऐसे हार्ड होती है, तो इसमें भी कांटे वगैरह होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं, स्टार फिश, समुद्री अर्चिन, जिसको सी अर्चिन भी कहते हैं, ये सब जो है वो किसके मेंबर है, इकाइनोडर्मेटा के मेंबर है। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, जैसे कि मैं कह रही हूँ, जितना आपको एनसीईआरटी में दिया है बस उतना ही आपके लिए काफी है। इसको पढ़ेंगे, अगर आप 11th में बायोलॉजी लेंगे तो फिर इसको बहुत डिटेल में हम वहां पे पढ़ेंगे। अब है प्रोटोकॉर्डेटा। बेसिकली जब हम इकाइनोडर्मेटा पढ़ते हैं उसके बाद हम आ जाते हैं कॉर्डेटा पे। कॉर्डेटा को फिर अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक प्रोटोकॉर्डेटा होता है, एक सिफेलोकॉर्डेटा होता है ना, फिर एक साइक्लोस्टोमेटा होता है, फिर वर्टिब्रेटा होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ इनके पॉइंट दे रखे हैं, आपको ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं समझाया हुआ है कि कौन किसके अंदर आता है, तो हमें भी इसीलिए इसको डायरेक्टली पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो है कॉर्डेटा। ये संघ नहीं है, ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि संघ तो इसका कॉर्डेटा है, ये सब उपसंघ बोल सकते हैं आप इसको। तो प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटो का मतलब पहले और कॉर्डेटा का मतलब कॉर्डेटा से पहले। अभी हम एक ग्रुप पढ़ने वाले हैं आगे की तरफ, कॉर्डेटा, उससे पहले आने वाले जीवों को क्या कहेंगे, प्रोटोकॉर्डेटा कहेंगे। क्यों कॉर्डेटा कहते हैं इनको? कॉर्डेट का मतलब होता है ये आपके पीछे एक वर्टिबल कॉलम है हड्डियों की, जिसको आप कशेरुक दंड कहते हैं। एक लंबी सी हड्डी आपको यहाँ पे दिख रही है, जो बिल्कुल यहाँ से लेकर पीछे सीधी सीधी जो जाती है, उसको हम बोलते हैं वर्टिबल कॉलम। और जिनमें ये पाई जाती है उनको हम बोलते हैं कॉर्डेटा। लेकिन ये जो एनिमल है, इनमें कॉर्डेटा अभी इतनी बनी नहीं है, मतलब ये जो वर्टिबल कॉलम है ना, ये पूरी विकसित नहीं है हमारी तरह। जीवन की शुरुआती अवस्था में ये थोड़ी सी दिखती है और फिर गायब हो जाती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इनको हम कह रहे हैं प्रोटोकॉर्डेटा। ये जो है द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरकी एवं देहगुही युक्त होते हैं। द्विपार्श्व सममिति समझ गए, वही बीच से काटोगे तो दो भागों में बढ़ जाए। त्रिकोरकीय मतलब तीनों इसमें चर्म पाई जा रही है, एपिडर्मिस, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों। देह गुहा भी है, मतलब इनके बीच में क्या मिलेगी आपको, कैविटी भी मिलेगी बॉडी के अंदर। इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसे नोटोकॉर्ड, गिल, तंत्रिका रज्जु। अब ये ऑब्लिक ऑब्लिक क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि तीनों नहीं मिलते। किसी में आपको हो सकता है नोटोकॉर्ड मिले, किसी में आपको जीवन की कुछ अवस्थाओं में गिल मिल जाए। गिल्स क्या होते हैं, जैसे मछलियां श्वसन करती हैं, गिल है ना, वो गिल की बात कर रही है। या तंत्रिका रज्जु मिल जाए, जिसको हम कहते हैं नर्व कॉर्ड। अब ये होते क्या है, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, है ना, ये गिल क्या होते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। ये लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। ठीक है, होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज इनमें नहीं है तो फिर हम इनको प्रोटोकॉर्डेटा में नहीं गिनेंगे, फिर ये दूसरे संघों में जाएंगे। इससे पहले वाले जितने भी संघ आए हैं, कौन कौन से, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, है ना, ठीक है, एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, अभी जो हमने पढ़े मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इन सब में ये चीजें नहीं थी। इसीलिए उनको क्या कहते हैं, इससे पहले वाले जितने भी संघ थे, इससे पहले मतलब यहां से लेकर पॉरीफेरा तक, सब क्या कहलाते हैं, नॉन कॉर्डेट कहलाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अब जो हम संघ पढ़ रहे हैं प्रोटोकॉर्डेटा, उसमें ये चीजें आती हैं, इसलिए इनको प्रोटोकॉर्डेटा में रखा है। अब है क्या प्रोटोकॉर्डेटा और क्या है ये चीजें, ये जरा देखो।
अगर कोई भी जीव हमारे पास है, हम भी कॉर्डेटा में आते हैं, हम में भी देखो ये वर्टिबल कॉलम है ना, बोन, बैकबोन जिसको आप कहते हैं, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, वो नोटोकॉर्डेटा से ही बनी हुई है। ये मान लो कोई जीव है, अगर इस जीव में ऐसी हार्ड सी बनी हुई कोई संरचना पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। ज्यादा मैं आपको 11th के लेवल पे नहीं पढ़ा रही, आपको जितनी समझ में आए उसके हिसाब से पढ़ा रही हूं, ठीक। नोटोकॉर्ड होती है, यही नोटोकॉर्ड हम में, मतलब जो हम इंसान हैं या आपके गाय हैं या भैंस हैं, हम सब कॉर्डेटा में आते हैं, हम प्रोटोकॉर्डेटा में नहीं आते, क्योंकि हम में ये नोटोकॉर्ड बाद में जाके रीढ़ की हड्डी बन जाती है, जिसको मैं बता रही हूँ बैकबोन, उसमें बदल जाती है। लेकिन ये जो प्रोटोकॉर्डेटा है, इनमें ये नोटोकॉर्ड या तो ऐसी ही रहेगी या धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, इसलिए इनको हमारे साथ नहीं रखा गया, क्योंकि हम में तो बाद में ये रहती है, क्या बन के, बैकबोन बन के, लेकिन इनमें नहीं रहती। इनमें या तो गायब हो जाएगी या मिलेगी तो कुछ जीवन की कुछ अवस्थाओं में मिलेगी और बाद में धीरे धीरे, या फिर नोटोकॉर्ड की नोटोकॉर्ड बनी हुई रहेगी। तीसरी चीज होती है तंत्रिका रज्जु, जो वहां पे लिखा हुआ था, जिसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको पृष्ठ रज्जु कहते हैं हिंदी में। हिंदी वाला भी देख लो, ये नोटोकॉर्ड इंग्लिश वर्ड है, पृष्ठ रज्जु। एक और संरचना होती है जो होती है ठोस सी, ऐसी कुछ ऐसी नर्व होती है ये, इससे बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती, जाल निकलता है तंत्रिकाओं का ऐसे, इसको बोलते हैं तंत्रिका रज्जु। हमने तंत्रिका कोशिकाएं पढ़ी थी, हमने जब कोशिका चैप्टर पढ़ा था तो वहां पढ़ा था कि तंत्रिका कोशिकाएं होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, है ना, वो उन्हीं से बनी हुई है। बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिलके एक रज्जु यानी कि एक लड़ी के समान, श्रृंखला के समान रचना बना लेती है, जिसको तंत्रिका रज्जु कह सकते हैं हम। तो ये तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। इनमें क्या होता है, प्रोटोकॉर्डेटा में वही केस कि या तो तंत्रिका रज्जु है ही नहीं, होगी तो जीवन की कुछ अवस्थाओं में, मान लो जब ये एनिमल, जिसमें जैसे बेलनोग्लोसस आएगा इसके अंतर्गत, तो ये जब जानवर जो है वो छोटा होता है तब होती है, लेकिन बड़ा होता है तब गायब हो जाती है, ठीक है। और होती भी है तो हमसे थोड़ी सी डिफरेंट प्रकार की होती है। हम में कहाँ है तंत्रिका रज्जु, आप जिसको बोलते हैं ना कि हमारे मस्तिष्क से एक स्पाइनल कोड जाती है, तंत्रिका रज्जु जाती है, जो हमारी वर्टिबल कॉलम के अंदर होती है, जिससे हमारा ब्रेन से सीधी एक नस निकलती है जो पूरे शरीर में ऐसे ऐसे फैलती है, वो इसी से बनी होती है, तंत्रिका रज्जु से। तंत्रिका रज्जु ही आगे जाके आपकी बॉडी की सारी नर्व्स बनाता है। तो इनमें क्या होता है, तंत्रिका रज्जु हो भी सकता है और होगा तो जीवन की कुछ अवस्थाओं में होगा, यानी कि छोटा हो सकता है, बेबी हो तब हो, बाद में गायब हो जाए, और अगर जीवन की सभी अवस्थाओं में होता है लेकिन हमारे जितना डेवलप नहीं होता, मतलब कॉर्डेटा जितना डेवलप नहीं होता, इसीलिए इनको प्रोटोकॉर्डेटा में रखा है। और तीसरी मेन चीज गिल्स क्या है, मछलियों में श्वसन लेने के लिए, आपने सांस लेने के लिए देखा है, गिल्स है। ऐसे मछलियां इनमें नहीं आती, फिर से बता रही हूँ, मछलियां कॉर्डेटा में ही आती है। इनमें भी ऐसे क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई चीज अगर किसी में उपस्थित है तो फिर हम उसको किसको में रख देते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा में रख देते हैं। लेकिन क्या शर्त होनी चाहिए कि पूरी लाइफ भर ये चीजें नहीं पाई जाती उनमें, या तो पाई नहीं जाती, तीनों में से कोई एक मिल जाएगी तो हम प्रोटोकॉर्डेटा में रखेंगे, पाई जाएगी तो जीवन की कुछ अवस्थाओं में पाई जाएगी तो हम प्रोटोकॉर्डेटा में रख देते हैं। लेकिन कॉर्डेटा में किसको रखते हैं, कॉर्डेटा भी जब आएगा, वर्टिब्रेटा पढ़ोगे, उनमें ये तीनों पाई जाती है, तीनों होनी चाहिए। इनमें क्या है, तीनों में से कोई एक भी होगी तो प्रोटोकॉर्डेटा में रख देंगे, ठीक है। तो समझ गए आप, ये है तीन चीजें। और भी है 2-3 कैरेक्टर, जैसे कि पुच्छ होना चाहिए, है ना, पीछे की तरफ, लेकिन आपकी एनसीईआरटी जो है नहीं बता रही है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही। पृष्ठ पुच्छ होना चाहिए, ये भी कुछ कैरेक्टर है, ठीक है। ये होता है नर्व कॉर्ड। तो जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होनी चाहिए ये तीनों में से कोई एक चीज, इसीलिए ऑब्लिक लगाया है, ठीक। और
तंत्रिका रज्जु अगर होगा भी, यानी कि जो नर्व कॉर्ड होगी भी, तो वो कैसी होगी भाई, हमसे थोड़ी सी डिफरेंट है। नोटोकॉर्ड छड़ की तरह एक लंबी संरचना होती है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग में पाई जाती है। ठीक है, ये देखो, पृष्ठ का मतलब ये ऊपर वाला, और अधर क्या होता है, अधर मतलब नीचे वाला। देखो अधर और पृष्ठ क्या होते हैं, सबके लिए अलग अलग होते हैं। जनरली अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, जब जंतुओं की बात करते हैं, तो जिधर जंतु का मुंह होता है उसको हम बोलते हैं अधर सतह, यानी कि वेंट्रल सरफेस, नीचे वाली। अभी अगर मैं इस जानवर का मुंह यहां पे बना दूं, ठीक है, तो ये इसकी वेंट्रल सरफेस हो गई। ठीक है, ये फिश नहीं है, मैं फिर से बता रही हूं। और ये जो है ऊपर वाली, जस्ट इसके ऊपर वाली, जहां पे हमारी वर्टिबल कॉलम मिलती है, मतलब जो जिसको हम बोलते हैं ना मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी, वो जहां पे मिलती है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल फेस। ठीक है, जो पहले क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है, और बाद में फिर वो क्या बन जाती है, रीढ़ की हड्डी बन जाती है। तो ये कैसी है, पृष्ठ सतह पे एक लंबी नली नुमा ठोस संरचना, छड़ की तरह संरचना होती है। यह तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग करती है। ये रहा तंत्रिका उत्तक, ये तंत्रिका रज्जु ही तंत्रिका उत्तक बनाएगा। और नीचे क्या होगी भाई, इसकी इंटेस्टाइन होगी, आहार नाल। आहार नाल क्या होती है, जिससे एनिमल जो है खाना खाता है, नीचे उतरता है, पाचन होता है, फिर वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल जाता है, जिसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पे अगर आहार नाल है, पूरी फैली हुई है, ये अंदर है बॉडी के, तो आहार नाल और तंत्रिका रज्जु को क्या कर रही है भाई, अलग कर रही है, क्योंकि बीच में नोटोकॉर्ड है। यही ये कह रहा है कि यह तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग करती है। यह पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है। जो पेशियां होती है ना, मसल्स जिसको हम कहते हैं, वो किससे जुड़ी होती है, इसी नोटोकॉर्ड से जुड़ी होती है, जुड़ने में मदद करती है। जुड़ी नहीं होती, स्थान प्रदान करती है, जिससे चलन में आसानी होती है। हमारी जो वर्टिबल बैकबोन है, उससे भी बहुत सारी पेशियां जुड़ी हुई हैं, जिससे हमारी बॉडी ऐसे मूव कर पाती है। हड्डियां हैं, है ना, जो बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है। तो इनमें भी क्या होता है, चलन के लिए सहायक होती है और पेशियों को जुड़ने में हेल्प करती है। प्रोटोकॉर्डेटा जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड नहीं होती। ठीक है, ये बात मैं बता चुकी हूं कि या तो शुरुआती दिनों में होगी, जब वो बेबी होगा, उसके बाद गायब हो जाएगी, वो नोटोकॉर्ड रहेगी ही नहीं। ठीक है, तो सभी अवस्थाओं में नहीं रहती, शुरू में रहती। अगर सभी अवस्थाओं में रहती या बैकबोन में, यानी कि रीढ़ की हड्डी में बदल जाती, तो फिर हम उसको कॉर्डेटा में रख देते। इसमें सभी अवस्थाओं में नहीं रहती। ये समुद्री जंतु होते हैं, मैक्सिमम इसको आपको जो मिलेंगे जानवर, वो कहाँ मिलेंगे, समुद्र के अंदर। जिसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है बेलेनोग्लोसस, हर्डमेनिया और एम्फियोक्सिस। ठीक है, ये बेलेनोग्लोसस का एग्जाम्पल है। ऐसा ही होता है, ये कीड़े जैसा, बारिश में आपको जो केंचुए निकलते हैं उसके जैसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका ये खुला रहता है, लैप जैसा यहाँ पे दिख रहा है। ऊपर इसकी ये सूंड होती है, सूंड कहते हैं इसको, शुंड कहते हैं वैसे तो हिंदी में। प्रोबोसिस लिखा है यहाँ पे, जिसके लिए शुंड, शुंड होती है ये कॉलर होती है, जैसे हमारी गर्दन है, इनके कॉलर है। और ये वाला जो भाग है, ये इसका ट्रंक, जिसको धड़ कहते हैं, वो है। और यहाँ पे ये आपको लाइंस दिख रही है बीच बीच में, यही लाइंस इसके गिल्स है। ये देखो, ये हो गई इसकी कॉलर, और कॉलर के बाद ये जो फ्लैप है, इसमें आपको ऐसे ये जो लाइंस दिख रही हैं, यही इसके गिल्स हैं सांस लेने के लिए। इसीलिए फिर इसको प्रोटोकॉर्डेटा में रखा है। नोटोकॉर्ड आपको यहाँ से नहीं दिखेगी, नोटोकॉर्ड अंदर है, और इसके सिर्फ इस पार्ट में मिलती है, ये कॉलर वाले एरिया में, यहाँ पे होती है इसकी नोटोकॉर्ड। पूरी बॉडी में नहीं है, हमारे पूरी बॉडी में होती है, और फिर बाद में क्या बन जाती है, वो बैकबोन बन जाती है ना। इसके सिर्फ कॉलर में एक छोटे से टुकड़े के फॉर्म में। अब उसको नोटोकॉर्ड भी नहीं कहते, उसका नाम अलग दिया हुआ है, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं उसको, लेकिन हमें वो नहीं लिखना है। आप थोड़ा सा वही क्लास 9th में आप जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही लिखेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 संघ, जिसमें से 2 संघ थे, और आपकी बुक तो इसी को संघ कह रही है, लेकिन मैं कहूँगी ये उपसंघ है, क्योंकि ये कॉर्डेटा का
जो है एक पार्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है और मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कहानियों के साथ।